मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रीचा छाबड़ा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाली टेक्निक्स के बारे में भी शॉर्ट में समझा था। ठीक है, और प्लाज्मिड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में भी शॉर्ट में स्टडी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, किन किन टूल्स की नीड होती है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमारे आते हैं एंजाइम्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स जिनके बिना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो सकती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएनए को कट करने के लिए, डीएनए के डिफेक्टेड पीस को रिमूव करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नीड होती है। दो नए डीएनए को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम की नीड होती है। डीएनए को बनाने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की नीड होती है। तो जब तक ये एंजाइम नहीं होंगे तब तक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो है एक तरह से व्हीकल है, वाहक है, जो डीएनए को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब तक क्लोनिंग वेक्टर नहीं होंगे तब तक डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्लोनिंग नहीं होगी, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डीएनए को डालना है, डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करना है, अगर कॉम्पिटेंट होस्ट ही नहीं होगा तो आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंजाइम से, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा समझा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि डीएनए को कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नीड होती है। ठीक है, अगर कोई डीएनए है और उसका ये पार्ट जो है डिफेक्टेड है, हम उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करने के लिए एक एंजाइम्स की नीड होती है। वो एंजाइम आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू टाइप्स के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की दो क्लासेस होती हैं। फर्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकंड है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के बाहर के एंड को कट करते हैं। अगर ये डीएनए है, अगर इसके बाहर के एंड को कट करना है तो वहां हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, और अगर डीएनए के किसी अंदर के पार्ट को कट करना है तो पर्टिकुलर पॉइंट को, अंदर के पार्ट को कट करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन किया गया था वो किया गया था 1963 में। ई कोलाई से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया था, जिसको बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया था। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट किया गया था उसका नाम था हिंड सेकंड। ठीक है, जो डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को अंदर से कट करते हैं, पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, उस पर्टिकुलर साइट के लिए जो हम नेम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को स्टडी करता है, डीएनए के सीक्वेंस को रीड करता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर जो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, उसके बाद जाके डीएनए को कट कर देता है। ठीक है, तो ये हिंड सेकंड के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हिंड सेकंड, उसके लिए जो पर्टिकुलर साइट है जहां पे उसको डीएनए को कट करना है वो 6 बेस पेयर से मिलकर बनी हुई होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो डीएनए के अंदर 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो डीएनए की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कराते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसमें एक शुगर ऐड होती है और साथ ही फास्फेट ग्रुप ऐड होता है। इसके बारे में आपने अपने 5th चैप्टर में जब डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी किया होगा तो पढ़ा होगा कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो 2 हेलिक्स से मिलकर बनी हुई होती है, और वो दोनों हेलिक्स जो होते हैं
एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और वो नाइट्रोजनस बेस दोनों स्ट्रैंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जोड़कर रखते हैं। तो ये आपका हिंट सेकंड, जिसके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर से मिलकर बना है, उस पर्टिकुलर 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा और उस डीएनए को कट कर देगा। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका यूज करके हम डीएनए को पर्टिकुलर साइट पे कट कर रहे हैं, उसके नेम के लिए एक प्रोसेस होता है, उसकी नेमिंग के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि EcoR1। EcoR1 एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है, ये भी 6 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। इस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा और डीएनए को कट कर देगा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए किस तरह के प्रोसीजर का यूज किया जाता है, तो जैसे इको, ई वर्ड जो आता है, जो ई वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो फर्स्ट लेटर उसके जीनस वर्ड से आता है, उसके जीनस से आता है। ठीक है, तो जैसे ई वर्ड जो आया है, जैसे हमारा बैक्टीरिया है ई कोलाई, जिसको इस्चरीचिया कोलाई बोलते हैं, तो ई वर्ड उसका जीनस हो गया, इस्चरीचिया जीनस है, इसलिए ई वर्ड जो उसके जीनस से आया है। नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो उसकी स्पीसीज के नेम से आते हैं। ठीक है, तो ये EcoR1 इस्चरीचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से मिला है, तो इसीलिए ई वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्चरीचिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। CO उसकी स्पीसीज नेम है, कोलाई उसका स्पीसीज नेम है, इसलिए हमने उसके 2 लेटर को ले लिया। जो ये R है, ये स्ट्रेन है, जिस स्ट्रेन से वो ऑब्टेन हुआ है, डराइव हुआ है, इसलिए हमने R वर्ड इसमें लिखा है। तो ये जो रोमन वर्ड होते हैं, रोमन नंबर होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं उसके ऑर्डर को, ये किस ऑर्डर का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हमने ऑब्टेन किया। ये फर्स्ट नंबर का है, तो इसलिए हमने इसके लिए फर्स्ट लेटर दे दिया। सेकंड का होता तो हम सेकंड, जैसे हिंट सेकंड है, तो इस तरह से किस नंबर का ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन लेटर्स का यूज करते हैं। इस तरह से हम अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को किस तरह से कट करते हैं। ये तो पता चल गया कि स्पेसिफिक साइट पे जाके कट कर देते हैं, लेकिन किस तरह से कट करते हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। से अगर हम देखते हैं तो इस तरह की डीएनए की स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 हेलिक्स होते हैं। अगर इसको लीनियर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 हेलिक्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मान लीजिए एक की डायरेक्शन यूं है तो दूसरे की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम इसके वर्ड यूज करते हैं दीज आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इसके जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो 5 प्राइम, एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे स्ट्रैंड को हम 3 से 5 प्राइम की तरफ डिनोट करते हैं। मतलब एक की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है तो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे उसके दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, तो वहां पे उसको एक सीक्वेंस चाहिए पर्टिकुलर, जिसको पहचान कर उस जगह पर जाकर डीएनए को कट कर देगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए EcoR1 के लिए जो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है वो है GAATTC। अगर उसको ये सीक्वेंस मिला डीएनए में तो वहां पे जाके उसको वो कट कर देगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी हो, उसकी एक शर्त है कि मैं तभी डीएनए के सीक्वेंस को कट करूंगा जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस हो, ऊपर भी वही सीक्वेंस हो और नीचे भी सेम वही सीक्वेंस हो। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस पाया जाए। ठीक है, क्योंकि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में अगर सेम सीक्वेंस है तभी वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर पाएगा। और दोनों स्ट्रैंड को कट करने के लिए जब दोनों सेम सीक्वेंस चाहिए उसको, तो इससे ऐसे सीक्वेंसेस के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस। कि जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस पाए जाते हैं, सेम सीक्वेंस मिलते हैं,
ऐसे सीक्वेंसेस को पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक स्ट्रैंड है जिसको 5 to 3 प्राइम डिनोट किया गया और डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको 3 to 5 डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इनके सीक्वेंस तो पहले वाले सीक्वेंस में क्या मिल रहा है, GAATTC, तो दूसरे सीक्वेंस में भी इधर से हम पढ़ेंगे उसको GAATTC, दोनों में सेम सीक्वेंस है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें दोनों स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस हो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस यूज किया जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप सभी को पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे C और G, साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका नंबर 3 होता है, और ये जो थाइमिन है और एडेनिन है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर होता है वो 2 होता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जो इनकी बैकबोन होती है डीएनए की वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी रहती है। जो बैकबोन है ये किससे जुड़ी हुई है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी रहती है। तो जब EcoR1 आएगा वो इस सीक्वेंस को देखेगा, पहचानेगा और पहचानने के बाद इसको कट करेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अलग हो जाएंगे और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिससे कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं कि जो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जो हम डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं, तो जिस वेक्टर के थ्रू हमें डीएनए को भेजना है, जिस वेक्टर के थ्रू हमें डीएनए को भेजना है उसमें भी हम वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करेंगे, और जिस फ्रेगमेंट को हमें प्लाज्मिड के अंदर डालना है उस फ्रेगमेंट को भी कट करने के लिए सेम डीएनए के सीक्वेंस का यूज करते हैं। जैसे एक प्लाज्मिड है ये, ठीक है, हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में चूज किया है और हम चाहते हैं इस प्लाज्मिड के थ्रू हमारा डीएनए दूसरे होस्ट में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के इस पार्ट को कट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 KB का डीएनए डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को यहाँ से कट करेंगे ताकि अपने डीएनए के जो हमने डीएनए भेजना है अपनी मर्जी से उसको इसके अंदर फिट करके आगे क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। तो हमें जिस प्लाज्मिड में उस डिजायरेबल डीएनए को डाल करके जिस भी होस्ट के अंदर भेजना है, तो उस प्लाज्मिड को भी, उस वेक्टर को भी और जिस डीएनए को भेजना है उस डीएनए को भी कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ लिया है EcoR1, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो वेक्टर को भी कट करने के लिए, और जो फॉरेन डीएनए है, ये तो डीएनए आपने ऐसा तो आपने लैब में जो डीएनए लिया, जिस डीएनए को भेजना चाह रहे हो, जरूरी थोड़ी है वो 2 KB का हो, 20 KB का भी हो सकता है। और उस 20 KB में से जो डिजायरेबल पार्ट है जिसको आप भेजना चाह रहे हो पहले उसको कट करोगे ना, तो उसको कट करने के लिए आपने सेम EcoR1 यहाँ पे यूज किया। यहाँ इस वेक्टर को भी, यहाँ के इस पार्ट को भी निकालने के लिए EcoR1 यूज किया ताकि दोनों की साइड क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे आपने देखा EcoR1 है तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC होगा। ऐसे ही फॉरेन डीएनए में भी जहां पर GAATTC आएगा वहां पे EcoR1 कट करेगा। EcoR1 कट करता है इस G और A के बीच में, G और A के बीच में कट करता है। तो इस G और A के बीच में एक कट EcoR1 ने यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया। सेम ऐसे ही EcoR1 के इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने GA के बीच में एक कट यहाँ लगाया है और दूसरा कट यहाँ लगाया है। जब यहाँ से इसको निकाल दिया तो ये पार्ट जो होगा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही इस वाले एंजाइम्स का, ऐसे ही इस वाले सीक्वेंस में भी ऐसा ही होगा कि जो ये वाला पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, EcoR1 जब डीएनए को कट करता है, फॉरेन डीएनए को कट करता है और जब वेक्टर को कट करता है स्पेसिफिक साइट पे, तो जो हमारे एंड बनते हैं उनको स्टिकिंग एंड बोलते हैं, उनको स्टिकी एंड्स बोला जाता है, जो हैंगिंग लटके हुए होते हैं। जैसे आपका एक स्टैंड बन गया, आपका एक स्टिकी एंड बन गया ये, और दूसरा स्टिकी एंड बन गया ये, जो हैंगिंग है, जो हैंगिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो उनके स्टिकी एंड जुड़ जाएंगे
और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो पूरा एक कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। जो ये दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं इसलिए इसका नाम रख दिया गया है रिकम्बिनेंट डीएनए। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। ई को R1 हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था जिसने वेक्टर को भी कट किया, फॉरेन डीएनए को भी कट किया और फॉरेन डीएनए को और वेक्टर को एक पर्टिकुलर साइट पे कट किया और स्टिकी एंड्स बना दिए और स्टिकी एंड्स बाद में जुड़ गए और रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, अब इस डीएनए को हम किसी भी होस्ट के अंदर डाल सकते हैं और पर्टिकुलर रिजल्ट्स अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला स्टेप होता है रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करना। तो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद ली जाती है। पहले प्लाज्मिड के भी कुछ पार्ट को निकाला जाता है और जो डीएनए भेजना होता है उसके भी पार्ट को निकाल के पहले उनको मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड हमें तैयार हो गया जिसमें हमने अपनी मर्जी का फॉरेन डीएनए डाल लिया है, हम अब इसको किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो एंड हैं डीएनए के जब ज्वाइन किए गए तो किस एंजाइम की हेल्प से किए होंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइगेज नाम का एक एंजाइम होता है जो डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट्स को जोड़ने के काम आता है। तो ज्वाइन करने के लिए डीएनए के पर्टिकुलर एंड्स को ज्वाइन करने के लिए जो यूज होने वाला एंजाइम्स है वो हमारा लाइगेज एंजाइम होता है। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसमें हम अपने क्लोनिंग वेक्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, जिससे किसकी हेल्प से हम डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं।